प्रोसेस, हम जब बोलते हैं कि वो क्रिएटिविटी का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें होती है। एक तो वो प्रोसेस में एक रिलेशनशिप होता है जो क्लाइंट थेरेपिस्ट, हम आर्ट थेरेपी में इस पे फोकस नहीं करते हैं कि आप कितना अच्छा आर्ट बना सकते हैं, हमें कोई एमएफ हुसैन जैसी पेंटिंग नहीं बनानी है, हमें बस आर्ट के द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, तो उससे उसका ट्रॉमा भी रिलीज होता है। एक तरीके से ट्रॉमा अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। और जब हम आर्ट बनाते हैं जो अलग अलग टेक्निक्स है, बिकॉज हम हाथ से बना रहे हैं तो हमारी बॉडी भी एंगेज होती है, हमारा ब्रेन भी एंगेज होता है, तो हमारे ब्रेन के डिफरेंट हेमिस्फीयर्स एक्टिवेट होते हैं। इस थेरेपी को हमें अपने लाइफस्टाइल में, पढ़ाई में उसको यूज करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आई थिंक आर्ट थेरेपी स्कूल्स में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जैसे बाकी थेरेपीज में होता है कि हम ट्रॉमा रिजॉल्व करते हैं, और हमारी बाकी थेरेपीज में होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर हम आते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास भी क्लाइंट की तरह कोई आता होगा। आर्ट थेरेपी वैसा ही एक मोडालिटी है। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास शब्द नहीं है अपनी प्रॉब्लम को बताने में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है पर मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। आर्ट मेकिंग के थ्रू ही हम उन्हें अलग अलग तरीकों से, अप्रोचेस से उनकी आर्ट थेरेपी हम करते हैं। पेन मैनेजमेंट जैसे आपने बोला, कई बार क्या होता है ये पेन इमोशनल्स होते हैं, कई बार फिजिकल होते हैं, तो अगर आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, उसके लिए भी कोई आर्ट थेरेपी में? काफी बार ऐसा होता है कि अगर इस थेरेपी को हॉस्पिटल्स भी इंट्रोड्यूस करें। सोल एंड सोलेस शो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि यूनिक थेरेपीज़, यूनिक बातों के बारे में हम बात करेंगे, तो आज हम एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो बहुत पॉपुलर इंडिया में है नहीं, और जो है वो उसका राइट फॉर्म नहीं है। सो आज हमारे पास ट्रेंड आर्ट थेरेपिस्ट हैं कनुप्रिया, जिन्होंने इसमें एमए किया है, और वो ये डिग्री सिंगापुर से करके आई हैं और उसको ऑथेंटिक तरीके से कर रही हैं। तो हम सही में आर्ट थेरेपी क्या होती है वो हम जानेंगे कनुप्रिया से। वेलकम कनुप्रिया। थैंक यू। सो कनुप्रिया, आपने एमए किया आर्ट थेरेपी में, तो आर्ट थेरेपी मतलब वो ड्राइंग, पेंटिंग ऐसा करना? जी, तो आर्ट थेरेपी आप जैसे कोई नॉर्मल साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाएंगे और बात करके अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करते हैं। आर्ट थेरेपी वैसा ही एक मोडालिटी है, बट इसमें एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास शब्द नहीं है अपनी प्रॉब्लम को बताने में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है पर मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, तो हम वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आर्ट थेरेपी एक एविडेंस बेस्ड मोडालिटी है जिसमें हम साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी और आर्ट की नॉलेज को कंबाइन करते हैं, और उसी के थ्रू हम अपने इनर वर्ल्ड, मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को आर्ट या क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो कोई जनरल अगर सुने आर्ट, जैसे मैंने सोचा आर्ट मतलब ड्राइंग, पेंटिंग बनाओ, पर यहाँ पे थेरेपी भी हो रही है, यहाँ पे उसका एनालिसिस भी हो रहा है और उसका रिजोल्यूशन भी हो रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने को जाहिर करने का, राइट? जी बिल्कुल। तो ये कितना कॉमन है? क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत नहीं सुना। इज़ इट वेरी कॉमन इन इंडिया, और कैसे हो रहा है, या बाहर से आया है, क्या है इसका बैकग्राउंड? तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे ट्रेडिशंस में आर्ट थेरेपी कोई ना कोई तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे अभी हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, तो जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है कि आप घर में ही मिट्टी से मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, सब साथ में आते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, तो कलेक्टिवली हम अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को लेके एक सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। रंगोली हम बनाते हैं हमारे घरों में। साउथ इंडिया में लोग रोज़ बाहर कोलम बनाते हैं, तो मेहंदी लगाते हैं, तो बहुत अलग अलग आर्ट के फॉर्म्स ऑलरेडी हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब हम आर्ट थेरेपी की बात करते हैं, ये जो फॉर्मल फील्ड है मेंटल हेल्थ की, इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, इसका ओरिजिन बाहर हुआ था। तो मार्गरेट नॉर्मबर्ग और एडिथ क्रेमर करके दो लोग हैं, उनको हम ग्रैंड मदर्स ऑफ आर्ट थेरेपी बोलते हैं। उन्होंने ये स्टडी चालू करी थी एक तरीके से।
और फिर आते हैं एड्रियन हिल, जिन्होंने एक हॉस्पिटल में आर्ट थेरेपी के बारे में एक्सप्लोरेशन चालू की थी। तो वहाँ से फिर ये डेवलप होते गया और अभी कुछ सालों में ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हो गया है। काफ़ी हॉस्पिटल, स्कूल्स, अलग अलग प्लेसेस, कम्युनिटीज़ में 1-on-1 प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आर्ट थेरेपी का यूज़ होता है। इंडिया में फ़िलहाल ये अभी भी एक ग्रोइंग फील्ड है। तो आपको आर्ट थेरेपिस्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है फ़िलहाल। पर अगर कोई बोले कि देखो मेहंदी बना रहे हैं या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, तो ये भी तो हमारा वे डांस ड्रामा सब कर रहे हैं, मगर एक थेरेपिस्ट के साथ में करना, क्योंकि आपको समझ भी रहा है, आपको रिजोल्यूशन भी देगा, और एक ऐसे ही करना और खुश हो जाना, इसमें कुछ तो फर्क होगा। बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आर्ट थेरेपी एक होती है, और अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे आर्ट एज थेरेपी हम उसको बोलते हैं। तो आर्ट बनाना ही थेरेप्यूटिक होता है। काफ़ी लोगों को आर्ट बनाते बनाते बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि हमने कुछ बनाया है। और फिर जो प्रोसेस है उसमें वो लोग खो जाते हैं, म्यूज़िक चला के ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं, तो वो ऑलरेडी थेरेप्यूटिक होता है। लेकिन जो थेरेपी में, जैसे आपने भी बोला, एक थेरेपिस्ट का प्रेजेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थेरेपिस्ट ही है जो एक नॉन जजमेंटल स्पेस और एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है, जहाँ आप अपने चैलेंजेस को, डिफ़िकल्ट फीलिंग्स और इमोशंस को, या जो भी आपको उस समय परेशान कर रहा है, उसे आप सेफली एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, मतलब कोई मेहंदी बनाता है तो एफर्ट करता है सुंदर बनाओ, मगर जब आर्ट थेरेपिस्ट के सामने आप बना रहे हो तो आप कुछ भी बनाओ, उसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहिए या उसे ड्राइंग आनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी आर्ट के थ्रू अपनी मन की जो भावना है उसको बता रहा है, ऐसा? करेक्ट। तो हम आर्ट थेरेपी में इस पे फोकस नहीं करते हैं कि आप कितना अच्छा आर्ट बना सकते हैं। हमें कोई एम.एफ. हुसैन जैसी पेंटिंग नहीं बनानी है। हमें बस आर्ट के द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। तो जो एंड गोल है वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग नहीं है, बट वो आपका एक्सप्रेशन है। तो जो प्रोसेस होता है वो हमारा गोल है कि आप कितना अपने आप को वो प्रोसेस के में डाल सकते हैं, आप कितना इमर्स हो सकते हैं उस प्रोसेस में, और फिर आप अपने आर्टवर्क के थ्रू अपने आप को कितना समझ सकते हैं, आपके लिए क्या इंसाइट्स आती है, वो हमारा गोल है। तो कोई आपके जैसे क्लाइंट आते होंगे, मेरे जैसे ही आ जाए, बोले मुझे ड्राइंग नहीं आती, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस थेरेपी, मैं कैसे करूँ? तो वो फिर आप उसको कैसे ओरिएंट करते हो, बताते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो? तो अगर कोई आता है, बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं अच्छा, और उनको डर लगता है कि अच्छा मैं सुंदर नहीं बनाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि हम वो प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से इनकरेज करेंगे। तो आर्ट में सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग ज़रूरी नहीं है, आप कोलाज भी कर सकते हैं। मतलब हम कुछ फ़ोटोज़ या मैगज़ीन्स को लेके एक साथ में स्टिक कर सकते हैं, या क्ले के थ्रू, हम प्ले के थ्रू आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर हम बाहर कोई सेशन कर रहे हैं, जैसे कोई गार्डन में बैठ के हम आर्ट थेरेपी का सेशन कर रहे हैं, तो हम लीव्स और स्टिक्स को कलेक्ट करके कुछ बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में गोल क्या रहता है कि हम उन्हें पहले सेफ फील कराएं कि आप जो भी बना रहे हैं वो हम जज नहीं करने वाले हैं, भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो आपका आर्ट है, तो वो आपका एक्सप्रेशन है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से इनकरेज करते हैं आर्ट बनाने को, सटली, बिना उन पे प्रेशर बनाए। आपकी बात सुनते सुनते मैं अपनी साइकोलॉजी की दुनिया में चली गई, और हमारे भी उसमें ऐसे मतलब था कि बच्चों को जब हम सिखाएं तो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखें, मिट्टी में खेलने दें, उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो दिस थेरेपी इज़ ऑल्सो लिमिटेड टू चाइल्ड, और इट कैन बी डन बाय बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड? It is very flexible. It can be done with all people, all ages. बच्चों के साथ और अडल्ट के साथ बस अप्रोच शायद थोड़ा बदल जाता है, बट कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, सब लोग आ सकते हैं। हाँ, मतलब एडल्ट भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये थोड़ा गेम बेस्ड, आर्ट बेस्ड ऐसे लगता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट प्रोसेसिंग योर इमोशंस। बिल्कुल, राइट। हाँ, एज से कोई लेना सो देना नहीं। इसमें जैसे बाकी थेरेपीज में होता है
कि हम ट्रॉमा रिजॉल्व करते हैं, और हमारी बाकी थेरेपीज़ में होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर हम आते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास भी क्लाइंट की तरह कोई आता होगा, तो उसका ट्रॉमा ठीक करने के लिए या उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए या उसका स्ट्रेस कम करने के लिए आप इस थेरेपी में कुछ तो मतलब ऐसे आपके होंगे सेट साइंटिफिक वे, वो आपको आते होंगे और आप ऐसे करते होंगे, ऐसा है? तो आर्ट थेरेपी बहुत यूनिक है क्योंकि जब क्लाइंट हमारे सामने होता है तब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं पहले कि ये सेशन कैसा जाएगा। काफ़ी अच्छा। बार ये होता है कि हम प्लान करते हैं कि अच्छा हम क्लाइंट को आज शायद ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बट जब क्लाइंट आता है और वो क्या लेके आते हैं उस टाइम पे उनके साथ, वो काफ़ी बार बहुत अलग होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। Right. तो हम जब भी कोई सेशन प्लान करते हैं तब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना और क्लाइंट को सुनना कि क्लाइंट कहाँ पर है, उनका गोल क्या है और उन्हें ये थेरेपी के थ्रू क्या चाहिए। और फिर उसके बेसिस पे हम साथ में डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट क्या करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है कोई भी थेरेपी में वो ये होता है कि हम क्लाइंट को एम्पावर करें कि वो खुद के चॉइसेस ले पाए ताकि वो खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। और हम ये मानते हैं कि क्लाइंट ही एक्सपर्ट है अपनी दुनिया में। तो अगर हम उसको इनकरेज करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट की ऑटोनॉमी को, तो हम उन्हें ही चॉइस देते हैं कि अच्छा आपको आज क्या बनाना है या आपको कौन सा मटेरियल इंटरेस्ट कर रहा है आज यूज़ करने या ट्राई करने में, हम उसके थ्रू काम करते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया कि हम क्लाइंट की एजेंसी और ऑटोनॉमी को इनकरेज करते हैं और उसको एक तरीके से एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आर्ट थेरेपी काफ़ी अच्छे से टैकल कर पाता है, क्योंकि जब ट्रॉमा हमारी बॉडी में या ब्रेन में स्टोर होता है तभी वो सिर्फ वर्ड्स के थ्रू स्टोर नहीं होता है, वो अलग सेंसेशंस, अलग फीलिंग्स के थ्रू भी स्टोर होता है। तो जब कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट कोई रिमेंबर करता है तब किसी को ये याद होगा अच्छा इसमें मुझे मेरी हार्ट रेट फास्ट हो गई थी, या जब वो हुआ था तब मुझे ये साउंड सुना था, तो वो साउंड एक ट्रिगर बन जाता है। तो हम उस ट्रॉमा के एक्सपीरियंस को वर्ड्स में डाल ही नहीं पाते हैं, और जो आर्ट है वो हमारे लाइक ब्रेन के जो लैंग्वेज बैरियर्स है वो क्रॉस कर पाता है क्योंकि एक विजुअल मीडियम है। तो वो वर्ड्स में डालने का प्रेशर ही नहीं होता है, तो हम आर्ट के थ्रू उसको एक अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम वो मेमोरी या जो फीलिंग है उसको जब हम सामने पेपर या क्ले या जो भी मटेरियल है उसमें डालते हैं तब वो एक तो हमारे अंदर से बाहर चला जाता है। जब वो हमारे सामने होता है हमें उसको देख के समझने में थोड़ा सेफ भी लगता है और हमें कुछ और अलग इंसाइट्स भी आती है जो हमें यूजुअली नहीं आ पाएगी। मतलब ये एक तरीका है उससे कॉर्ड काटने का कि आपके ट्रॉमा से वो उसको एक्नॉलेज भी कर पाता है। जी, थोड़ा एक्सटर्नलाइज करने का एक तरीका है। सो आर्ट थेरेपी इटसेल्फ इज़ वेरी इंटेंसिव एंड बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आपने जो किया या और कोई भी तरीके से होता है? जी बिल्कुल। तो हम इसको क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी के अम्ब्रेला में समझ सकते हैं। अभी अम्ब्रेला के अंदर बहुत ब्रांचेस है, जैसे एक आर्ट थेरेपी है, फिर म्यूज़िक थेरेपी भी होती है, ड्रामा थेरेपी भी होती है, मूवमेंट भी होता है। तो अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ होती है। और एक अप्रोच होती है एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी, जिसमें हम ये सारी मोडालिटीज़ को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो मेरा जो प्रैक्टिस है वो क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी में विजुअल आर्ट थेरेपी का फोकस है, मतलब कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, स्टिचिंग, तो जो प्रॉपर आर्ट मेकिंग है, मतलब दिख रहा है, आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो आपने कोई ऐसे क्लाइंट हैंडल किए हैं चैलेंजिंग कि आते ही बोल दें कि मुझे तो नहीं समझ आ रहा, क्या करूं, ब्लैंक हो गया, मेरे से नहीं होगा? सो हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू इंसिस्ट कि करो, या फिर आप क्या करते हो? तो आर्ट में भले ये आर्ट थेरेपी है बट इसमें आर्ट बनाना कंपलसरी नहीं होता है। अच्छा। कई बार ये होता है कि क्लाइंट आके बोलते हैं कि अच्छा हमसे तो बन नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम है क्या बनाऊं, और ये भी होता है कि अच्छा मुझे बनाना तो है पर आज इच्छा नहीं हो रही। तो हम कोई भी केस में उन्हें फोर्स नहीं करते हैं, बिकॉज अगेन उनका चॉइस है और उनकी थेरेपी है। बट अगर
उनका मन है आर्ट बनाने का बट उन्हें प्रेशर फील हो रहा है, तो हम फिर उसको मैनेज करने के तरीके देखते हैं कि हम अच्छा आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है बट हम उस प्रोसेस में आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्या हम कोलाज कर सकते हैं जो शायद इजी होगा क्योंकि उसमें बस सिलेक्ट करके चिपकाना होता है, या आप क्ले के साथ खेल सकते हो, तो सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। या तो आप क्ले के बॉल्स बना लो, फिर अगर बहुत बॉल्स बन गए तब उनको फिर अटैच करके क्या फिगर बना सकते हो, तो हम उसको फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे कि फर्स्ट डे आया, बहुत हेजिटेशन है, क्या करूं, कैसे करूं, एंड gradually that person becomes very habitual and starts coming to you regularly. ऐसा भी आपने देखा है? हाँ बिल्कुल, तो सेम ही पैटर्न फॉलो होता है सबके साथ। जो अगर कभी बहुत एंग्शियस होते हैं स्टार्ट करने में या उन्हें बहुत डर लगता है स्टार्ट करने के टाइम पे, तो हम उन्हें एक्सप्लोर करने को इनकरेज करते हैं कि आप बस खेलो, जो मटेरियल है उसको प्ले में, और फिर वो आने लगते हैं बराबर। हाँ, क्योंकि वो प्रेशर निकल जाता है कि हमें कुछ बनाना है और कोई हमें जज कर रहा है या कुछ उसका बिल्कुल मतलब मार्किंग होने वाला है। बिल्कुल हाँ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थेरेपी। सो डू यू थिंक कि इस थेरेपी को हमें अपने लाइफस्टाइल में या हमें अपने पढ़ाई में लेना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, और अभी कितना परसेंटेज काम हुआ और अभी कितना बाकी है? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आंसर दे सकते हैं। आई एम सो सॉरी। तो अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आई थिंक आर्ट थेरेपी स्कूल्स में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं काफ़ी बच्चों के साथ काम करती हूँ, काफ़ी पेरेंट्स के साथ अच्छा, काम अभी करती स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो गया है? काफ़ी में हुआ है, काफ़ी में नहीं भी हुआ है। फिलहाल एक काउंसलर भी काफ़ी स्कूल्स में नहीं है, तो हम होप कर सकते हैं कि ओवर टाइम हर स्कूल में एक आर्ट थेरेपिस्ट हो, बिकॉज आर्ट बच्चों के लिए एक बहुत इजी तरीका होता है अपनी बात कन्वे करने का, क्योंकि बच्चे फिर भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो उनके पास एक्चुअली में शब्द ही नहीं होते हैं अपनी चीज़ें बताने के लिए, और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता है काफ़ी बार उनके साथ क्या हो रहा है। बट स्कूल्स में जैसे आप बुलिंग ले लो, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो गए, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, बच्चे काफ़ी ऐसी चीज़ों के साथ डील करते होते हैं, तो आर्ट थेरेपी वहाँ बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पेरेंट्स भी आते हैं क्योंकि काफ़ी बार जब पेरेंट्स ही फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये सब नया होता है, तो वो कैसे अपने बच्चे को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं घर पे, उनकी पेरेंटिंग चैलेंजेस में हम कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन और स्कूल्स में तो ये ऐसे हम आर्ट थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। आगे आप। हाँ, तो मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, कंफ्यूज कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आई वाज आस्किंग कि आपको कितना लग रहा है कि थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, अभी बहुत नहीं हुआ है ना? इसमें काम बाकी है और ये करना एडवांटेज है ना? एक और चीज़ जो है कि आपको क्या लगता है, जो हम आर्ट थेरेपिस्ट रख रहे हैं, या फिर मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आर्ट थेरेपिस्ट? क्या हो रहा है, जैसे काउंसलर की बात की आपने कि काउंसलर भी नहीं है, बट काउंसलर में भी कैसे रख लेते हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया काउंसलिंग पे, कोई डिप्लोमा उसको भी रख लिया। सो डू यू थिंक कि ऐसा ही सेम चैलेंज आर्ट थेरेपिस्ट के साथ भी है, और उसका रिजल्ट जो एक आना चाहिए स्कूल में या जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं आ रहा है? सो ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया है, जैसा मैं काउंसलिंग के लिए ऑब्जर्व करके आई हूँ? एक्चुअली आर्ट थेरेपी में क्वालिफिकेशंस है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स आपको आके अपने सबसे ज़्यादा डीपेस्ट चैलेंजेस, डिफ़िकल्ट फीलिंग्स बताते हैं ट्रस्ट करके। तो जब वो इतना अपनी लाइफ के बारे में ट्रस्ट करके आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उनकी जर्नी में उनका सपोर्ट कर पाए। हमारा काम एडवाइस देना नहीं है, बट एटलीस्ट हम जो भी तरीके से हम थेरेपी कर रहे हैं वो हमें करेक्ट तरीके से आनी चाहिए करने को, उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो
आर्ट थेरेपी में एक साइकोलॉजी और आर्ट का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है एंड देन उसमें मास्टर्स का कोर्स होता है 2 उसके अलावा कौन से कोर्स हैं जो लोग करना शुरू हो जाते हैं? बहुत सर्टिफिकेट कोर्सेज है और डिप्लोमा कोर्सेज है, काफ़ी अच्छे भी है और काफ़ी बहुत शॉर्ट टर्म है जिसमें आप आर्ट थेरेपी पूरी तरीके से नहीं सीख पाते हैं, बट अगेन ये आप हर प्रोग्राम को एवेल्युएट करके दे सकते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक अच्छी प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। 2 साल का यूजुअली एक मास्टर्स का प्रोग्राम होता मतलब है, छोटा सा नहीं कि थोड़ा किया और शुरू हो गए। जी, तो 2 साल में आप बहुत रिगरस ट्रेनिंग में गो थ्रू करते हैं। उसमें आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी क्वालिफाइड और ट्रेंड आर्ट थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये सारे मिलके आपको सिखाते हैं। उनकी ऑनगोइंग प्रैक्टिस होती है, तो वो रियल लाइफ के स्टडीज़ वगैरह हमें लाके उसके थ्रू भी सिखाते हैं। फिर हम बहुत इंटेंस इंटर्नशिप्स भी करते हैं। तो मेरे कोर्स में जैसे 3 सेमेस्टर हमने इंटर्नशिप की थी। ये इंटर्नशिप्स में आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और आपको साथ में सुपरविजन भी मिलता है। तो आप जब केसेस डिस्कस करते हैं, अपनी चैलेंजेस बताते हैं, तो सुपरवाइजर्स आपको सपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो वो क्लाइंट का जो केयर है वो आपको मालूम है कि सही तरीके से हो रहा है। इसमें फिर हमारी खुद की पर्सनल थेरेपी भी होती है, क्योंकि जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हमारा भी कितना कुछ ऊपर आ सकता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मिला के फिर एक कोर्स बनता है और ये कोर्स के बाद हमें लाइसेंसेस मिलते हैं जो यूजुअली हर साल रिन्यू होते हैं। और ये रिन्यू होने का जो क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आप पढ़ने के बाद भी सुपरविजन कंटिन्यू कर रहे हैं, आप हर साल कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं और पर्सनल थेरेपी तभी भी रेकमेंडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इंश्योर करती है कि आप एथिकली आर्ट थेरेपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब आपने देखा कि अगर आप किसी आर्ट थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो कनुप्रिया जैसे ट्रेंड होना चाहिए। कोई ऐसा केस, मतलब आपका रियल एग्जाम्पल, आपने किसी बच्चे या एडल्ट का किया और उसमें आपने बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखा, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे विदाउट टेकिंग नेम? बिल्कुल। तो ये कंसेंट लिया हुआ है क्लाइंट से। ये केस एक्चुअली मैंने काफ़ी शुरू में मेरा वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था। मैं काफ़ी मदर्स के साथ काम करती हूँ जो प्रेग्नेंट है या जिन्होंने अभी डिलीवर किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारे अंदर बहुत चेंजेस और शिफ्ट्स आते हैं। तो ये जो मदर थी उन्हें बहुत अकेला लग रहा था घर पे, क्योंकि हस्बैंड काम पे जा रहे थे और घर पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थी। एंड उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत अकेले हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ। और उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी चैलेंजेस भी थे। तो उन्होंने फिर आर्ट थेरेपी ऑप्ट किया और जब मैं उनके साथ काम कर रही थी तो एक सेशन में थेरेपी के दौरान ही उन्होंने अपने बेबी को किक करते हुए फील किया और उन्हें तब ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि वो बेबी भी मेरे साथ है। वो मेरे अंदर है तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट है तो मेरे साथ ही, तो मैं एक्चुअली में अकेले नहीं हूँ। और ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था उनके लिए। मतलब दैट रियलाइजेशन हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। वाओ। तो मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मेंटल हेल्थ के रेड फ्लैग्स क्या हैं। क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपको समझ आए कि आपको अभी थेरेपी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। तो अगर हम मेंटल हेल्थ को एक स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो एक साइड पे वेलनेस है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, सब ठीक है, और एक साइड पे इलनेस है कि हमें शायद कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जैसे डिप्रेशन मान लीजिए, बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या तो ये जो स्पेक्ट्रम है हम सब इस स्पेक्ट्रम पे कहीं ना कहीं होते हैं। हमारी लाइफ में काफ़ी बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है और इन सिचुएशंस पे हम बहुत इमोशंस गो थ्रू करते हैं। जैसे कभी कभार हमारा स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है, हम लेट सोने लगते हैं या हमें नींद ही नहीं आती है, हम पूरा दिन बहुत थका थका हमें लगता है, रेड फ्लैग्स हैं। हाँ, कि लेथार्जी हो जाती है। हम खाना पीना, हमारा हैबिट्स चेंज हो जाती है, या तो बहुत भूख लगती है या भूख ही नहीं लगती है। हमें जो चीज़ों में रेगुलरली इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। जैसे अगर किसी को रोज़
वॉक पे जाना पसंद है और सडनली वो बोलता है अच्छा मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है और बहुत दिन तक ये चले। बट ये सारी चीज़ें आमतौर पे भी हो सकती है जब भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट अगर ये सिम्टम्स तभी भी परसिस्ट करते हैं जब वो ट्रिगर ख़त्म हो गया है, जैसे अभी किसी का हाल ही में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उन्हें रिकवरी के लिए चाहिए होते हैं, बट एक्सीडेंट ख़त्म होने के 3, 4, 5, 6 हफ्ते बाद भी अगर वो उस से नहीं निकल पा रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं बराबर, तब आई थिंक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके तो आपको जब भी ऐसा कुछ लगे तो एटलीस्ट थेरेपिस्ट के पास जाएं, है या नहीं वो एनालिसिस थेरेपिस्ट दे देगा, मगर दीज आर द टाइम व्हेन दे शुड विजिट यू, राइट। और मतलब बात करते करते मुझे लग रहा था कनुप्रिया कि कैसा हो अगर इस थेरेपी को हॉस्पिटल्स भी इंट्रोड्यूस करें, जैसे हम इंटीग्रेट करें, काउंसलिंग होने लग गई है तो आर्ट थेरेपी भी तो हो ही सकती है, जैसे हमने बात की स्कूल में हो सकती है। व्हाट अबाउट हॉस्पिटल्स? जी बिल्कुल। तो मेरा जब हमने कॉलेजेस और इंटर्नशिप्स की बात की, मेरा एक इंटर्नशिप एक हॉस्पिटल में ही था सिंगापुर में। तो हॉस्पिटल्स एक बहुत अच्छा प्लेस है थेरेपी करने का, क्योंकि जब वहाँ पर कोई एडमिट होता है तब उन्हें बहुत डर लगता है कि उनकी हेल्थ के साथ क्या होने वाला है। सर्जरी के पहले बहुत फियर होता है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म कोई इलनेस है तो वो जब डायग्नोसिस मिलता है उससे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील होती है। तो हॉस्पिटल्स एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ आर्ट थेरेपी इंट्रोड्यूस हो सकती है, और आर्ट थेरेपी वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल्स में हो भी रही है। यहाँ पर हम पेन मैनेजमेंट के पे भी बहुत रिसर्च की गई है कि आर्ट थेरेपी पेन के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कि हमें पेन जब फील हो रहा है तब हाँ एक डिस्ट्रैक्शन भी होता है, बट हम पेन के अलावा क्या चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो सिर्फ वो पेन हमारी आइडेंटिटी और हमारा पूरा लाइफ नहीं बने, बट एटलीस्ट कुछ हम और कर पा रहे हैं जिसके थ्रू हम अपना डिज़ीज़, अपना डायग्नोसिस मैनेज कर रहे हैं, हम उसे कोप कर रहे हैं, हम अपने आप को उस सिचुएशन में समझ पा रहे हैं। तो पेन मैनेजमेंट जैसे आपने बोला, और कई बार क्या होता है ये पेन इमोशनल्स होते हैं, इमोशनल पेन होते हैं जी। कई बार फिज़िकल होते हैं जिसमें आपने बताया हमको, तो अगर आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि ये फिज़िकल पेन है या इमोशनल पेन है, उसके लिए भी कोई आर्ट थेरेपी में कोई ऐसा तरीका है जानने का? तो जानने का ऐसा कोई तरीका तो नहीं है, बट अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इमोशनली चैलेंजिंग लग रहा है तो हमारी बॉडी में काफ़ी हेडेक्स होने लगते हैं, हमारा पेट दर्द करने लगता है, या बहुत लेथार्जी होती है या वीकनेस होती है, और ये सिम्टम्स मेडिकली कोई रीज़न नहीं है होने का, जैसे अनएक्सप्लेन हेडेक्स है, बस पेट में दर्द हो रहा है बट और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, तो फिर ये साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं उसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी बस रिएक्ट कर रही है क्योंकि इमोशनली या मेंटली हमें कुछ स्ट्रेस या ट्रिगर कर रहा है। तो मतलब वो आपको समझ आ ही जाएगा जब आप उससे बात करोगे या रिपोर्ट्स देखोगे। हाँ, और हम नहीं, बट वो डॉक्टर्स मतलब अगर आप इसको हॉस्पिटल्स के साथ जी इंटीग्रेट कर दो आर्ट थेरेपी को, तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ गुड रिजल्ट, बिकॉज वो सेपरेट कर सकते हैं कि ये आर्ट थेरेपिस्ट का काम है और ये हमारा काम है। जी बिल्कुल। सो दिस इज़, तुम्हें क्या लगता है ये कब तक होगा या होना शुरू हो गया है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ, उस हॉस्पिटल में होता है, मैंने देखा है, बिकॉज फॉर मी दिस इज़ अ न्यू फील्ड। जी आई वुड से है कुछ हॉस्पिटल्स इंडिया में जो आर्ट थेरेपिस्ट को एम्प्लॉय करके आर्ट थेरेपी वहाँ पर हो रही है, पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन लार्जली नहीं है, इट इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन थिंग। तो आगे भी हो सकती है अगर ये करना है तो एक तो हमें और आर्ट थेरेपिस्ट की ज़रूरत है जो क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड है, और हमें हॉस्पिटल्स की तरफ से भी इंटरेस्ट चाहिए जो विलिंग है आर्ट थेरेपिस्ट्स के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। एक और चीज़ है कि कई थेरेपीज़ हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन ईच थेरेपी। बिल्कुल। सो अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा बताना चाहें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर हाँ ये थोड़ा सा एथिकली इधर उधर हो सकता है, वो आप देख लेना कि कुछ बताना चाहो, टिप देना चाहो, मगर उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि YouTube में कुछ भी बताते हैं, हमें कुछ भी नहीं बताना है, हमको ऐसा ही बताना है जो कि सेफ़ है,
कि भाई आपको आज डिप्रेशन लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है और आप एक आर्ट थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो इनिशियली आप ये कर लो, देन if it you know persists, then you can visit a, because obviously कुछ कॉस्ट तो होता होगा, और ये इतना यूनिक है तो इतना इजीली तो मिलेगा भी नहीं, है ना, कुछ उसका कॉस्ट होगा, अगला सीख कर आया है। तो कोई मिनिमम ऐसी कोई बात बताना चाहो जो नॉर्मल स्ट्रेस में इंसान कर सकता है, मतलब डायग्नोज बाद में करा ले, अभी ऐसा हो रहा है तो एक ही टिप है, कुछ ऐसा बता सकते हो? थेरेपी अपने आप तो नहीं हो सकती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक प्रोफेशनल की हेल्प ले जब ये हमें ज़रूरत है। हम फिज़िकल हेल्थ के लिए जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें एक प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। तो हाँ, हम घर पे स्ट्रेस हो रहा है और थोड़ा आर्ट बना ले या कुछ, या म्यूज़िक सुन ले या वॉक पे चले जाए, ये चीज़ें हैं जो हम अपना ध्यान रखने के लिए कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। बट अगर कुछ चैलेंजिंग है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम एक प्रोफेशनल को उस टाइम पे इन्वॉल्व करें। काफ़ी प्रोफेशनल स्लाइडिंग स्केल्स और प्रो बोनो थेरेपी ऑफ़र करते हैं, उनके पास ऐसी स्लॉट्स होती है। तो जब भी आप कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं आप फाइनेंशियली उस सिचुएशन में नहीं है कि आप पे कर पाए, तो आप हमेशा अपने थेरेपिस्ट को पूछ सकते हैं क्या उनके पास स्लाइडिंग स्केल और प्रो बोनो थेरेपी अवेलेबल है। ये क्या है स्लाइडिंग स्केल, व्हाट इज दिस? तो स्लाइडिंग स्केल ऐसा होता है कि अगर थेरेपिस्ट एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहा है, जैसे अब 1000 रुपीज़ पर सेशन, लेकिन मैं 1000 रुपीज़ शायद नहीं दे पा रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं उनको स्लाइडिंग स्केल के लिए पूछ सकती हूँ। तो अगर जैसे मैं 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ पर सेशन पे कर सकती हूँ, तो मैं तब तक उतना पे करूँ जब तक मैं और उनका पूरा फीस नहीं पे कर पाऊँ। तो वो सब्सिडाइज रेट पे मुझे थेरेपी देते हैं। और प्रो बोनो ये होता है कि जो क्लाइंट्स बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम फ्री थेरेपी भी ऑफ़र करते हैं। हाँ, तो मतलब उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, पर बेटर है अपने आप कुछ मत करो, थेरेपिस्ट के पास जरूर जाओ। जी, अपने आप के लिए सेल्फ केयर बहुत हम इनका मतलब ये सिचुएशन हमारे पास ना आए तो हम ये रेगुलर उसमें करते रहें, जो आपने बताया कि आप खुद से करते रहे रेगुलर, बट मगर आपके पास सिचुएशन आ ही गई है, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू अ प्रोफेशनल। सो कनुप्रिया, एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ तुम्हें बना के दिया अभी ड्राइंग, सो विल यू बी एबल टू मेरे बारे में बता पाओगी कि ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, मैं कैसा सोचती हूँ, ऐसा सब है पॉसिबल इसमें? नहीं, तो हम ड्राइंग्स को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। हम क्लाइंट को इनकरेज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो ड्राइंग या जो भी उन्होंने बनाया है उसके सिंबल्स उनके लिए क्या क्यों सिग्निफिकेंट है, उनका क्या मीनिंग है। जब हम एज थेरेपिस्ट इंटरप्रेट करने लगते हैं तो हमारी पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल बायसेस उस ड्राइंग पे आ सकती है, उस आर्ट वर्क पे, और क्लाइंट उस टाइम पे वल्नरेबल स्टेट में अगर है और उन्होंने वो ही नैरेटिव इंटरनलाइज कर दिया, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम, हाँ, तो वो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आइडियली हम बस क्लाइंट को इनकरेज करते हैं, तो हमारा काम ये फिर होता है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं और सही क्वेश्चंस पूछे ताकि क्लाइंट अपने आप के लिए समझ पाए कि उनकी ड्राइंग उनके लिए क्या, मतलब आप उन्हें फ्री चॉइस देते हो? जी बिल्कुल, कि वो अपने आप को समझे, जी, ना कि आप अपनी चीज़ें उन पे इम्पोज करें। तो आपके सामने ड्राइंग हो रही है, आर्ट वर्क हो रहा है, ऐसा काम तो क्लास में भी होता है, ड्राइंग टीचर भी कराता है, उसमें क्या फ़र्क है? तो आई एम सो सॉरी ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछने के लिए, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल तो फ़र्क ये है कि आर्ट क्लास में आप स्किल सीखने जाते हैं, आप अपनी ड्राइंग सुधारने के लिए जाते हैं, आप कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं, तो वो जो आप बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितना अच्छा बना है, आपने स्किल सही तरीके से यूज़ किया कि नहीं। जैसे अब अगर आप पॉटरी सीख रहे हैं तो आपका पॉट बराबर बने, आपका बोल बराबर बने, लेकिन आर्ट थेरेपी में जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका बोल टेढ़ा मेढ़ा भी है बट वो आपका फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, एक अचीवमेंट लग रहा है आपको कि मैंने कुछ बनाया है। So, मतलब बेसिकली दिस इज अ आर्ट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और उसमें आप लोग उसकी हेल्प करते हो। ड्राइंग इज समथिंग जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसको परफेक्ट बनाना है, इसकी नाक ऐसे बनाओ, इसका ये ऐसे बनाओ, बट फॉर यू दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर यू द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। तो उससे उसका ट्रॉमा भी रिलीज होता है।
हाँ, एक तरीके से ट्रॉमा अंडरस्टैंड करने में ईज़ी होता है। और जब हम आर्ट बनाते हैं जो अलग-अलग टेक्निक्स है, बिकॉज़ हम हाथ से बना रहे हैं तो हमारी बॉडी भी एंगेज होती है। जब हमारी बॉडी एंगेज होती है, हमारा ब्रेन भी एंगेज होता है, तो हमारे ब्रेन के डिफरेंट हेमिस्फीयर्स एक्टिवेट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरीके से फिर जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ होती है वो एक्सटर्नलाइज़ भी होती है, ताकि हम उसे देख पाए बाहर, उसे समझ पाए, और फिर वो एक तरीके से बॉडी से रिलीज़ भी होता है क्योंकि हम उससे कुछ बना रहे हैं। तो जो मुझे समझ आ रहा है, मैं क्योंकि मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, इट्स अ थेरेपी। जी, बिल्कुल। मतलब यू आर ओनली गिविंग प्लेटफॉर्म टू देम सो दैट दे हील देमसेल्फ। बिल्कुल, दिस इज अ हीलिंग, बिल्कुल। है ना? सो इसको आर्ट वो चित्रकार जैसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं। दिस इज नॉट चित्रकारी, दिस इज एक्चुअली अ हीलिंग, यस, एब्सोल्युटली। एंड इन अ वेरी यूनिक वे, बिल्कुल। जिसमें किसी को लग नहीं रहा कि मुझे जज किया जा रहा है या मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। कनुप्रिया, एक और सवाल है कि आपने बोला मटेरियल, सो यू यूज मटेरियल इन आर्ट थेरेपी, सो व्हाट इज दिस मटेरियल, व्हाट कैन बी अ मटेरियल? तो एनीथिंग कैन बी अ मटेरियल, व्हाटएवर यू चूज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन। तो हम ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले, कोलाज, हम अलग अलग तरीके के क्रेयॉन्स और मटेरियल्स यूज़ करते हैं। हम पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओरिगेमी बनाना हो गया, पेपर टेयरिंग हो गया, पेपर मैशे हो गया। मेरी प्रैक्टिस में मुझे ये भी पसंद है कि हम अपने आप से मटेरियल बनाए, तो वैक्स मेल्ट करके आप क्रेयॉन बना सकते हैं। हम पेपर बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो ये जब हम करते हैं, प्रिंट मेकिंग होता है जिसमें हम, जैसे आप वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के जो ब्लॉक्स होते हैं वो आप एक लिनोलियम पे या लकड़ी पे कार्व करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो आप जो भी तरीके से क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस जिस तरीके से करना चाहते हैं, आप मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मटेरियल होता है, हर मटेरियल का इफ़ेक्ट अलग होता है, हर मटेरियल का फीलिंग अलग होता है। तो हम इसको ईजिली ऐसे समझ सकते हैं कि रेजिस्टिव मीडियम होता है, फ्लूइड मीडियम होता है। तो जैसे पेंट है, वो पेंट बहुत फ्लोई होता है, तो वो फ्लूइड होता है। तो उसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ज़्यादा वो मटेरियल को। बट अगर आप क्रेयॉन ले ले या मार्कर्स या स्केच पेन ले ले तो बहुत रेजिस्टिव होता है, तो आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग होता है ऑब्जर्व करना कि क्लाइंट कौन सा मटेरियल लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं, क्यों ये वाला ले रहे हैं, उनको क्या ऐसा सेंसरी फीडबैक मिल रहा है जो उन्हें अच्छा लग रहा है। That you keep in your mind but don't tell them. हाँ, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभार हम इनकरेज भी करते हैं कि अच्छा आप ये यूज़ कर रहे हो, डू यू वांट टू ट्राई दिस। बट अगेन एवरीथिंग इज़ कि वो क्लाइंट ही चूज़ करेगा अपने लिए, खुद के लिए, कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। आपने पूरे पॉडकास्ट में बोला कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, और मुझे भी जानना है। जी। तो द प्रोसेस, व्हेन हम जब बोलते हैं कि वो क्रिएटिविटी का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें होती है। एक तो वो प्रोसेस में एक रिलेशनशिप होता है जो क्लाइंट, थेरेपिस्ट और आर्टवर्क के बीच में फॉर्म होता है। इसको हम ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बोलते हैं। और यही रिलेशनशिप के अंदर जो काम होता है वो आर्ट थेरेपी एक तरीके से होती है। क्योंकि आर्ट भी एक विटनेस है, थेरेपिस्ट भी एक विटनेस है, क्लाइंट भी एक विटनेस है। तो वो सब साथ में जब आते हैं तो वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। प्रोसेस का एक और हिस्सा ये होता है कि क्रिएटिव प्रोसेस होता है। जब क्लाइंट मटेरियल चूज़ कर रहा है, वो आर्ट एक्चुअली में बना रहा है, तो जब वो क्लाइंट उस स्टेट में होता है तो बहुत क्रिएटिव होता है, वो एक फ्लो स्टेट में खो जाता है आर्ट बनाते बनाते। कभी कभार वो बात करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, कभी म्यूज़िक होता है। तब ये जो सारी फैक्टर्स होती है और वो 1 घंटे या 1.5 घंटे के सेशन में जो भी होता है वो प्रोसेस होता है। वेरी नाइस। तो मतलब बहुत नई नई बातें हम आपसे सीख रहे हैं, और अच्छा है, बच्चों से सीखना चाहिए। यू आर टू यंग एंड यू हैव सच अ वंडरफुल नॉलेज अबाउट इट। सो व्हाट डू यू डू पर्सनली, मतलब अपने आप को आर्ट थेरेपी ना करते हुए खुद के लिए क्या करते हो डेली बेसिस पे कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे?
तो मुझे खुद भी आर्ट बनाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं अलग अलग तरीके से आर्ट बनाती हूँ। मुझे टेक्सटाइल्स बहुत पसंद है, मुझे नेचुरल मटेरियल से पेंट बनाना, क्रेयॉन बनाना बहुत पसंद है। मैं काफ़ी आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम्स में भी जाती हूँ बिकॉज मुझे देखना भी पसंद है। बट अगर हम आर्ट से हट के बात करें तो मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। सब लोगों की तरह लाइक नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो या कुछ पे मैं शोज़ भी देखती हूँ। मैं वॉक्स पे भी जाती हूँ। तो अलग अलग तरीके हैं self मतलब care के। इवन वट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली एक्टिविटी यू टेक इट एज अ आर्ट, इट हेल्प्स। It does, या yeah. और हम हर चीज़ को एक आर्ट की तरह देख सकते हैं, राइट? अब हम खाना भी बना रहे तो कुकिंग भी एक कला आर्ट है। है। हम वॉक पे जा रहे हैं और हम अगर नोटिस कर रहे हैं अच्छा फ्लावर्स ये वाले उग रहे हैं या स्काई आज ऐसा लग रहा है, तो वो भी एक आर्ट हो सकता है अपने आप में। म्यूज़िक एक आर्ट है। तो हम आर्ट से सराउंडेड है, बस हमारा पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। सो कानुप्रिया, यू वर सेइंग इन द बिगनिंग कि चाइल्ड और एडल्ट दोनों की आर्ट थेरेपी दोनों करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी डिफरेंस ये है कि आर्ट थेरेपी तो सेम ही रहती है, बट जब हम बच्चों की बात करें तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स अभी भी डेवलप हो रही होती है। तो जब बहुत छोटे बच्चे आते हैं वो एक्चुअली में उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है काफ़ी बार, और उनके पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं। तो जो आर्ट का प्रोसेस होता है उनके साथ वो भी बहुत नॉन वर्बल ही होता है। हम उनको प्ले के थ्रू एंगेज करते हैं आर्ट मेकिंग में। एंड जब आर्ट मेकिंग होता है तभी आर्ट मेकिंग के थ्रू ही हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से अप्रोचेस से उनकी आर्ट थेरेपी हम करते हैं। सेंसरी मोटर आर्ट थेरेपी भी उनके साथ इस केस में होती है, जहां हम उनके मोटर स्किल्स वगैरह को भी एंगेज करते हैं। तो बायलैटरल ड्राइंग, जो मतलब दोनों हाथों से आप कैसे ड्राइंग साथ में कर सकते हो और वो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को साथ में एक्टिवेट करती है, और अलग अलग टेक्निक्स होती है काम करने की। जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा और साइकोथेरेपी अप्रोच में जा सकता है। तो हम थोड़ा टॉक थेरेपी भी इंक्लूड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ऐड हो जाता है जैसे एज बढ़ती है वो ये है कि आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आ जाती है। तो जब आपने आर्ट पीस बनाया है और हम आपको कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे आपको आर्ट बनाते बनाते क्या फीलिंग्स आई, या आपने आर्ट अब ये बना लिया है तो ये पर्टिकुलर पोर्शन का मीनिंग क्या है, या जो भी हम सवाल पूछते हैं वो एज अडल्ट्स हम आंसर कर पाते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन थेरेपी का एक पार्ट बन जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं दोनों के अलग अलग हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पे डेवलपमेंट पार्ट है जी, और यहाँ पर साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, थोड़ा साइकोथेरेपी। हाँ। तो जैसे मेरी डॉटर है वो भी बहुत आर्टिस्टिक है एंड शी यू नो यूजेस आईपैड, सो ये भी आर्ट वर्क में आएगा, ये भी आर्ट थेरेपी का हिस्सा है? जी बिल्कुल, हम डिजिटल आर्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार जब आर्ट मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, जैसे अगर हम क्लाइंट के साथ ऑनलाइन काम कर रहे हैं और उनके पास आर्ट मटेरियल नहीं है या वो नहीं ला पा रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पेपर पेंसिल नहीं अवेलेबल है बट डिवाइस अवेलेबल है, तो हम प्रोक्रिएट जैसे ऐप्स पे या कैनवा पे अलग अलग तरीक़ों से हम आर्ट फिर भी बना ही सकते हैं। आप ड्राइंग कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अगर विजुअल रियलिटी हमें यूज़ करनी है तो उसके थ्रू भी हम क्रिएटिव प्रोसेसेस में एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर कॉर्पोरेट में हम लेके जाएं, जैसे वर्कशॉप्स होती हैं, कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हर तरह की वर्कशॉप करते हैं, सो डू यू डू दैट आल्सो? जी बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट्स में भी आर्ट थेरेपी वर्कशॉप्स होती है। ये थोड़ी आर्ट एज थेरेपी के लाइन में जाती है, जहाँ आर्ट मेकिंग ही होता है, क्योंकि वो हम क्लाइंट को सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे के लिए शायद मिल रहे होते हैं एंड उसके बाद हम उन्हें नहीं देखेंगे। तो हम कोई डीप थेरेप्यूटिक प्रोसेस नहीं करते हैं, बट हम उन्हें क्रिएटिवली एंगेज करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें रिफ्लेक्शन की तरफ भी थोड़ा सा लेके जा सकते हैं। क्रिएटिविटी एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज़ करती है और स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो कॉर्पोरेट सेटअप्स में जहाँ बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स होते हैं, आर्ट कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर देम। सो अगर मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है अगर आप वर्कशॉप करते हो,
कितने ड्यूरेशन की, 1 दिन की, 2 दिन की, या कैसे आप प्लान करते हो? तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप बोलेंगे 2 घंटा 3 घंटा तो हम वैसे भी प्लान कर सकते हैं, डे लॉन्ग भी होते हैं। बट ये वर्कशॉप्स की बात होती है। बट 1-on-1 सेशंस यूजुअली 1 घंटे के होते हैं, बिटवीन 1-1.5 आवर, एंड ऐसे हम करते हैं। मतलब ये आप ग्रुप में भी कर सकते हो जी बिल्कुल, और आप 1-on-1 भी कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है आर्ट थेरेपी के लिए? वही कलर्स और ये सब, या कोई एनवायरनमेंट स्पेशल होना चाहिए, या कोई इसके भी कोई रूल्स हैं? तो जैसे नॉर्मल थेरेपी में होते हैं कि आपके पास एक स्पेस हो जहाँ पर और कोई नहीं हो, जो और कोई आपकी बात नहीं सुन पाए। हम वैसा एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे क्लाइंट को ट्रस्ट रहता है कि ये बात सिर्फ आपके और थेरेपिस्ट के बीच में रहे। तो वो कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट होना चाहिए। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वरना हम काम करते हैं कि उसे भी हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा एम यही होता है कि हम थेरेपी को कितना स्मूथ बना सकते हैं, और कितने हम जो चैलेंजेस है उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, बट वी मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन। जब ग्रुप्स होते हैं तब ग्रुप्स में आपके पास इनफ जगह हो जहाँ लोग बैठ सकते हैं, वो ही मेन इंफ्रा है कि एक्सेसिबल होना चाहिए जगह, ताकि अगर किसी के स्पेशल नीड्स हो तो वो भी आ पाए। एक्सेसिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हाँ, मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जब ग्रुप में ये होती है थेरेपी और जब 1-on-1 होता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर बदल जाता है? क्या टाइम ड्यूरेशन बदल जाता है? क्या तरीका बदल जाता है? उसमें क्या डिफरेंस है 1-on-1 एंड ग्रुप, एंड विच इज़ मोर इफेक्टिव? जी, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट एंड व्हाट चैलेंजेस दे आर गोइंग थ्रू कि कौन सा बेटर है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज ग्रुप्स में एज अ क्लाइंट हमें ये लगता है कि अच्छा, मैं अकेले नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो इस चैलेंज से गो थ्रू करते हैं, और हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो क्लाइंट क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहा है और उनके लिए ग्रुप सही है या इंडिविजुअल, वो आप थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और साथ में कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्या चेंजेस होते हैं, टाइम शायद ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज इतने लोग होते हैं, तो अगर सब शेयर कर रहे हैं तो, बट सबके फॉर्मेट्स अलग होते हैं। सारे थेरेपिस्ट अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स को क्यूरेट करते हैं। काफ़ी बार ग्रुप्स में कॉमन थीम्स होते हैं और नहीं भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलीफ के लिए आर्ट थेरेपी ग्रुप्स हो सकते हैं, या एडोलेसेंट्स जो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके लिए ग्रुप्स हो सकते हैं। जो लोगों को ADHD है उनके लिए ग्रुप हो सकता है। मतलब ये एक कॉमन ग्रुप बनता है विद थीम बेस्ड होता है। और इसमें जैसे ग्रुप में हम कर रहे हैं, सो 1 थेरेपिस्ट इज इनफ और यू नीड मोर थेरेपिस्ट? तो यूजुअली 1 to 2 थेरेपिस्ट होते हैं, और वो जो ग्रुप का नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इसको हम क्लोज्ड ग्रुप कहते हैं। तो वो थेरेपिस्ट जितने नंबर्स के साथ कंफर्टेबल है उतने लोग ग्रुप में होते हैं। और एक अप्रोच ये भी होता है ओपन स्टूडियो। तो ओपन स्टूडियो में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, जिसको आना है वो आ सकता है ग्रुप को एक्सपीरियंस करने में। तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, वो हर थेरेपिस्ट अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपनी स्किल के हिसाब से चूज़ करते हैं। और चैलेंजेस इन आर्ट थेरेपी, तो एक तो ये है कि इंडिया में अभी भी स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ काफ़ी टैबू है। लोगों को अभी भी ये लगता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा रहे हैं, मतलब आप लाइफ में कोप नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत है या आप गलत हो इसलिए आप जा रहे हैं। तो अभी भी स्टिग्मा काफ़ी प्रेवलेंट है। एक चैलेंज ये भी है कि लोगों को लगता है अच्छा, आर्ट से तो क्या ही होगा, बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये काफ़ी मिसकंसेप्शंस है आर्ट थेरेपी के बारे में, और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि आर्ट थेरेपी एग्जिस्ट करती है। करेक्ट। तो जैसे कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, मेडिसिन पे होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से। सो हैव यू सीन दैट आर्ट थेरेपी कैन रिड्यूस देयर मेडिकेशन? उनका मेडिकेशन कम हो सकता है अगर वो आर्ट थेरेपी में आए, या यहाँ पे भी आप कहोगे कि
कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो आइडेंटिफाइड हो गया है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो उसको वही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. सो व्हाट इज़ द रियल थिंग? तो अगर कोई साइकाट्रिक मेडिकेशन ले रहा है तो एक तो आपको अपने साइकाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो डॉक्टर्स है, उनके पास MBBS और उनकी साइकाट्रिक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, वो क्वालिफाइड है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को. हम एज आर्ट थेरेपिस्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. आर्ट थेरेपी इज़ हेल्पफुल उनके सिम्टम मैनेजमेंट में, उन्हें जो भी वो गो थ्रू करे हैं उन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में अलग अलग तरीके से आर्ट थेरेपी बेनिफिट कर सकता है. बट क्या वो मेडिकेशन का डोसेज चेंज होगा, वो तो साइकाइट्रिस्ट ही मतलब इट शुड बी रेफर्ड बाय साइकाइट्रिस्ट एंड दे डू. They do actually, and multidisciplinary team होना is very helpful, which means कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग जब आपके साथ एक टीम में काम करते हैं तो वो आपके लिए होलिस्टिक तरीके से बेस्ट केयर पॉसिबल प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू कनुप्रिया, आपसे बहुत अच्छी नॉलेज हमने ली. और जो देख रहे हैं, अगर वो पॉलिसी मेकर हैं और आर्ट थेरेपी उनको लग रहा है कि हमें अपने सिलेबस में डालना चाहिए, करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? पहला क्वेश्चन. दूसरा फिर मैं बाद में पूछूंगी कि उनको जब इसको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक किसी का अगर आप स्कूल से ही मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो, और हर कोई काउंसलिंग के लिए ओपन नहीं होता, ये बहुत अच्छा तरीका है. तो अगर वो इंटीग्रेट करते हैं, मान लो पॉलिसी बनाते हैं, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस. तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइटल प्रोटेक्शन. उसका मतलब ये है कि हम आर्ट थेरेपिस्ट एज अ टाइटल लीगली हम उसके कुछ क्वालिफ़िकेशंस लिस्ट करके उसे फिक्स करें, ताकि जैसे अभी हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर, तो वो सिर्फ MBBS की पढ़ाई के बाद ही डॉक्टर बन पाते हैं. तो हमें ट्रस्ट है कि अच्छा डॉक्टर है, मतलब कि उन्होंने पढ़ाई करी होगी. तो एक तो ये है कि हम क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर हम आर्ट थेरेपिस्ट को टाइटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो ट्रस्ट कर पाएंगे कि अच्छा मैं जिस थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ वो एथिकल है, उन्होंने ट्रेनिंग करी है, उन्हें किसी को हेल्प या सपोर्ट करने का जो तरीका है, जो नॉलेज है, स्किल है, वो सब है. तो मैं सही इंसान के पास एक तरीके से जा रहा हूँ. तो उससे काफ़ी हेल्प होगा लोगों को समझने में कि ये सही इंसान है कि नहीं. दूसरा ये भी कर सकते हैं कि एक जैसे RCI लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हाँ. उनकी लाइसेंसिंग इंडिया में बॉडी है. वैसे हमारी इंडिया में फ़िलहाल आर्ट थेरेपिस्ट्स की कोई गवर्नमेंट लेवल पे बॉडी नहीं है फ़िलहाल. तो अगर हम वो एक इंटीग्रेट कर पाएंगे तो हम एक्सेस भी इंक्रीज़ कर पाएंगे, हम अवेयरनेस भी इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आर्ट थेरेपिस्ट इसमें जुड़ जाएंगे, तो वो काफ़ी एक अच्छी टीम बन जाएगी और हम लाइसेंसेस वगैरह सब रेगुलेट कर पाएंगे. तो अगर आपका जो ये विजन है कि जैसे RCI अप्रूव्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही कोई एजेंसी अप्रूव्ड आर्ट थेरेपिस्ट गवर्नमेंट रखे, ठीक है, और उसे इंक्लूड करे अपनी एजुकेशन में, ऐसा हो जाता है. सो हाउ डू यू सी इट इन फ्यूचर, art therapy contributing to the mental health of the people, of the children? आई थिंक ये बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा, ये बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा. जो लोग बात करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर पाते हैं, जो भी रीजंस की वजह से, ये एक बहुत अच्छा मीडियम बन सकता है उनके लिए. और सबकी स्किल और प्रेफरेंस अलग होती है. कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई ड्रामा में हो सकता है. तो इतनी अवेलेबिलिटी है, बस वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है. तो अगर एक टाइटल प्रोटेक्शन हो गया, ऐसी बॉडी बन गई, ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रस्ट कर पाएंगे थेरेपिस्ट्स को, और फिर वो ऐसी पोजीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हॉस्पिटल्स में आर्ट थेरेपिस्ट फिर अपॉइंट हो सकते हैं. अगर इंश्योरेंस कंपनी सीरियसली लेने लग गए, तो मेंटल हेल्थ अगर इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करने लग जाए, तो लोग फिर सेशंस को फिर पैसे के थ्रू नहीं, इंश्योरेंस के थ्रू भी पे कर पाएंगे. तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. वो हमारी लाइफ की अलग
अलग एस्पेक्ट्स को हेल्प करता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आर्ट थेरेपी हम इंटीग्रेट कर पाए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, कम्युनिटी सेंटर्स, और हर सेटिंग में अप्लाई हो सकता है, तो हम काफ़ी लोगों तक पहुंच के उनके लिए एक सपोर्ट बन सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि तुम्हारा जो ये सपना है, विजन है, ज़रूर पूरा हो। और जैसे आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सब जानते हैं, वो जो टैबू है वो ब्रेक हुआ है, वैसा ही टैबू आर्ट थेरेपी के लिए भी ब्रेक हो। और थैंक यू सो मच इतना सब बताने के लिए, और जो मुझे भी नहीं पता था तो उसको भी क्लियर किया, साथ साथ सबको क्लियर किया। यू नेवर नो, यू नो, इससे हमारी पॉलिसी चेंज हो, कोई शुरुआत हो। इस पॉजिटिव नोट के साथ हम इसको एंड करते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।